1739 का फ्रांस। बदलाव की आंधी देश के हर कोने में महसूस की जा रही थी। सदियों पुरानी राजशाही, आर्थिक संकट और सामाजिक असमानता, इन सब का एक शक्तिशाली संगम फ्रेंच क्रांति के जन्म का कारण बना। फ्रांस में समाज 3 मुख्य वर्गों में बंटा था। पहला एस्टेट, पादरी वर्ग। दूसरा एस्टेट, कुलीन अर्थात भूस्वामी और उच्च कुल के लोग। और तीसरा एस्टेट, आम जनता, जिनकी संख्या 98% से भी ज्यादा थी, लेकिन अधिकार नाम मात्र के थे। करों का बोझ, युद्धों में लगातार हार और भारी सूखा, इनसे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। जबकि अमीर वर्ग अपने ऐशो आराम में मग्न थे, गरीब किसान और नागरिक रोज हताशा के साथ 2 वक्त की रोटी जुटा रहे थे। राजा लुई 16वें की महलों में जिंदगी सुस्त थी, लेकिन बाहर गरीबी और असंतोष की चिंगारी मैदानों से लेकर पेरिस की गलियों तक फैलने लगी थी। इसी दौर में 1789 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था संकट की कगार पर जा पहुंची और जनता को राहत की जगह और अधिक टैक्स से जूझना पड़ा। फरवरी 1738 में राजा ने एस्टेट्स जनरल यानी संसदीय परिषद को बुलाने का ऐलान किया, जिसमें तीनों वर्गों के प्रतिनिधि आने वाले भविष्य पर चर्चा करने वाले थे। यह ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि पिछले 175 सालों में कभी ये सभा नहीं बुलाई गई थी। तीसरे एस्टेट के लोग उम्मीद लेकर पहुंचे कि शायद अब उनका भी भविष्य बदलेगा, लेकिन परिषद में पहला और दूसरा एस्टेट एक होकर फैसले लेते रहे और तीसरे एस्टेट की आवाज दबा दी गई। इसके जवाब में 17 जून 1798 को तीसरे एस्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर डाला। जब इन्हें सामूहिक बैठक कक्ष में आने से रोक दिया गया, तब उन्होंने एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर टेनिस कोर्ट ओथ लिया। वे किसी भी हाल में तब तक बिखरेंगे नहीं, जब तक देश को एक नया संविधान नहीं मिल जाता। यह संकल्प विद्रोह की चिंगारी को लावा बना गया। पेरिस के लोगों में जोश बढ़ता गया और 14 जुलाई 1729 को आक्रोशित भीड़ ने बस्टिल किले पर धावा बोल दिया, जो राजशाही का प्रतीक माना जाता था। किले का पतन नए युग की शुरुआत और क्रांति की वास्तविक शुरुआत थी। जल्द ही भय का माहौल पूरे फ्रांस में फैल गया। ग्रेट फियर के नाम से प्रसिद्ध इस दौर में किसानों ने सामंतों की हवेलियों पर हमला बोलना शुरू किया। 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था को समाप्त करने और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की घोषणा कर दी। अगस्त 1729 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन का निर्माण हुआ। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को संहिताबद्ध किया गया। ये दस्तावेज सिर्फ फ्रांस ही नहीं, दुनिया के लिए भी उम्मीद की किरण बना। परंतु क्रांति की राह में चुनौतियां कम न थीं। रानी मैरी एंटोनेट और राजा लुई 16वें अपने महलों में असहाय महसूस कर रहे थे। अक्टूबर 1789 में महिलाएं खाने की कमी से व्यथित होकर वर्साय तक मार्च करती हैं और राजा को मजबूर कर देती हैं कि वे पेरिस जाकर जनता की परेशानियां सुने। अब राजशाही की घेराबंदी तेजी से होने लगी थी। 1751 में संविधान लागू हुआ, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र का प्रावधान था, लेकिन विदेशी ताकतें, विशेषकर ऑस्ट्रिया और प्रशिया, डरने लगी थीं कि क्रांति की लहर उनके देशों में भी न पहुंच जाए। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की धमकी दी। 1792 तक देश में उथल पुथल और संकट बढ़ गया। लोग क्रांतिकारी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। जैकोबिन्स, जिनका नेतृत्व मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथों में था, देश के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी गुट बन गए। जनता में उग्रता की लहर थी। राजा और रानी को विदेशी शक्तियों के साथ मिली भगत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को गिलोटिन के नीचे मौत मिली। फ्रांस ने पहली बार अपने राजा का सिर कलम होते देखा। अब रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का शासन शुरू होता है। जुलाई 1793 से जुलाई 1744 तक पूरे फ्रांस में भय और संदेह का माहौल था। कोई भी जिस पर देशद्रोह या शाही सहानुभूति का शक हुआ, उसे गिलोटिन के हवाले कर दिया जाता। रोबेस्पियर खुद को राष्ट्र का चौकीदार मानते रहे। जनता की रक्षा के नाम पर हजारों निर्दोषों की जान चली गई। पेरिस की सड़कों पर हर दिन नए नाम आरोपी की सूची में जोड़ दिए जाते। फैक्ट्रियों में काम बंद, बाजारों में अफरा तफरी,
किसानों के खेत बंजर और हर घर में दहशत का माहौल। लेकिन आतंक का ताज कभी भी स्थायी नहीं होता। जुलाई 1796 में अंततः जनता और विधायिका ने रोबेस्पियर और उनके समर्थकों को भी उसी गिलोटिन के नीचे भेज दिया, जिसे वे इतने समय तक क्रांति की रक्षा का औजार मानते रहे थे। एक बार फिर सत्ता के समीकरण बदलने लगे। उसके बाद आगे आई डायरेक्टरी, 5 सदस्यों वाली सरकार, जिसने देश को स्थिरता देने की कोशिश की। लेकिन डायरेक्टरी काल में भी भ्रष्टाचार, साजिशें और आंतरिक संघर्ष जारी रहे। आम जनता की आशाएं टूटने लगीं और सेना की भूमिका राजनीति में दिनों दिन बढ़ती गई। इसी अस्थिरता में धीरे धीरे एक नया चेहरा उभरता है। नेपोलियन बोनापार्ट, जो पहले एक सामान्य तोपखाने के अफसर थे, वे क्रांति की फूट और अराजकता के बीच राष्ट्रीय हीरो बनकर सामने आते हैं। दिसंबर 1799 में नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। क्रांति की लड़ाई अब समाप्त हो चुकी थी और फ्रांस के लिए एक नए युग का आरंभ हुआ। फ्रांस की क्रांति महज सत्ता परिवर्तन नहीं थी। यह मानवता के इतिहास में नए मूल्यों, नए विचारों और नए संघर्षों की शुरुआत थी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के नारे ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के समाजों और राजनैतिक ढांचों को प्रेरित किया। नए संविधान, नई नीतियां और निरंकुशता के खिलाफ संकल्प ने दुनिया को दिखा दिया कि जनता जब एकजुट होती है तो सदियों पुरानी व्यवस्थाएं भी सुलगते हुए राख में बदल सकती हैं। आज भी फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की रीढ़ बने हुए हैं। जिसने बदलाव का बीज बोया, वही आंदोलन आने वाली पीढ़ियों को आत्मसम्मान, सक्रिय भागीदारी और सामाजिक न्याय की ओर दिशा देता है। फ्रांस 1769 के तूफान के बाद जीवन फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन हर नागरिक की आत्मा में आज भी समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की लौ जलती है। और यही है फ्रेंच क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि, एक विचार जो कभी बुझ ही नहीं सकता। वीडियो अच्छा लगने पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।